हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल में। आज हम बात करने वाले हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम बात करने वाले हैं किसकी, क्वेश्चन बैंक की। ओके, और क्वेश्चन बैंक में चैप्टर 1 हम लेने वाले हैं 12th का, ओके, बायोलॉजी का। और चैप्टर 1 कौन सा होगा, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। और मेरा नाम तो आप जानते हैं, आकाश सिंह। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे इस चैप्टर से जो वीडियो बनेगा वो दो बनेगा। एक पार्ट 1 के फॉर्म में होगा जो ये वीडियो है, और एक दूसरा होगा जो पार्ट 2 के फॉर्म में होगा। ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक पूरा कंप्लीट वीडियो जो होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो पार्ट 1 में हम लेंगे एमसीक्यूज, ओके, और 1 नंबर यानी 1 मार्क के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन इसमें लिए जाएंगे। पार्ट 2 में हम अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे 3 मार्क्स और 4 मार्क के क्वेश्चन को। कैसा होता है, लंबा वीडियो अगर हो जाता है तो हमको अच्छे से डिस्कस नहीं हो पाता, क्योंकि हम अच्छे से डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको अच्छे से डिस्कशन के साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। आप जानते हैं कि एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सारे आंसर ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो इसमें हमको बहुत दिमाग तो नहीं लगाना है, मगर हम थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करते हुए चलते हैं। यहाँ पे लिख रखा था, अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज थिक। पहली बात थिक, ओके, मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल, बहुत इंपॉर्टेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ओके, सब्सटेंसेस कॉल्ड एज। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो आउटर लेयर होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉलन ग्रेन का आउटर लेयर कौन सा होता है। पॉलन ग्रेन, अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन का, दो लेयर होता है पॉलन ग्रेन में, ठीक है। एक होता है आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं एक्साइन, और एक होता है इनर लेयर जिसको हम बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। और ये दोनों लेयर जो होते हैं ये कलेक्टिवली कहलाते हैं स्पोरोडर्म, ठीक है, स्पोरोडर्म। तो ये जो एक्साइन होता है, जो आउटर लेयर होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटर लेयर, तो ये बना होता है किसका, स्पोरोपोलिन का। वही पूछ रखा है, ओके, स्पोरोपोलिन, क्योंकि स्पोरोपोलिन के बारे में बताया हुआ, आउटर लेयर भी पूछ रखा है यहाँ पे, है ना। आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज थिक एंड मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन होगा, स्पोरोपोलिन। तो करेक्ट आंसर इसलिए यहाँ पे चला जाएगा कौन सा, डी। मगर इंटाइन की बात करें तो इंटाइन जो होता है वो पेक्टोसेल्लोज यानी पेक्टिन्स और सेल्लोज से मिलकर बना होता है, मगर यहाँ पे एक्साइन्स के बारे में बोल रखा है। सेकंड आते हैं, सेकंड है स्पोरोडम इज मेड अप ऑफ, मैंने आपको पहले ही बताया एक्साइन और इंटाइन, इन दोनों को कलेक्टिवली मिला के बोलते हैं स्पोरोडम। तो ये हो गया, ठीक। वैसे थर्ड क्वेश्चन रटा रटा क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, तो फीमेल गैमेटोफाइट का जब डेवलपमेंट होता है उस दौरान कितना मियोसिस और कितना माइटोसिस होता है, तो इसको आप रट सकते हो, ठीक है। 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस होता है, याद रखिएगा, ठीक। वैसे यहाँ पे कि आइडेंटिफाई द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू पॉलिनेटिंग एजेंट यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें आपको दे ही रखा है आंसर बॉटल ब्रश, ये ऑड वन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ, इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब एलोंगेशन कैन बी इंड्यूस बाई। तो इन विट्रो का मतलब होता है लैब में, ठीक है, लैब में। तो अगर हम बात करें लैब में पॉलन जर्मिनेशन हम करा रहे हैं, है ना, पॉलन ट्यूब एलोंगेशन करा रहे हैं, तो वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं सुक्रोज के थ्रू। जैसा कि आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे तो उन्होंने बोल रखा है कि ये हम कर सकते हैं सबके थ्रू है, यानी कि बोरिक एसिड भी इसमें यूज में आता है, ग्लूकोज भी और लैक्टोज भी, ये सब आते हैं, मगर इसमें सबसे ज़्यादा यूज में कौन आता है, सब मोस्टली यूज कौन होता है, वो होता है सुक्रोज, इसलिए ये प्रेफरेंस वाइज क्वेश्चन होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की बात करते हैं, फाउंड इन द फ्लावर ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो यहाँ का आंसर तो थिया है, मगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब एक पर्टिकुलर अगर प्लांट है, उसका कोई फ्लावर है, सपोज एक फ्लावर है, ऐसा मान लो, ऐसा बेकार सा फ्लावर बना रहा है, ओके, ये फ्लावर है, तो इस फ्लावर पे जो पॉलन ग्रेन आएगा, ओके, सपोज एक पॉलन ग्रेन आया, अब ये पॉलन ग्रेन जो होगा, ये पॉलन ग्रेन सही है, ठीक है, इसके स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है तो सही है, राइट पॉलन ग्रेन है कि कोई दूसरा पॉलन ग्रेन है, ठीक है। ये चेक करने की जो इसकी एबिलिटी इस पर्टिकुलर फ्लावर की, उसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। जो यहाँ पे एग्जांपल कौन होगा इसका, थिया। अब यहाँ पे आ जाओ, पोरोगेमी रिफर्स टू द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू। तो पोरोगेमी एक्चुअल में क्या होता है, जो माइक्रोपाइल से इंटर करते हैं। सपोज आप यहाँ पे देखें, ये आपका एम्ब्रियो सैक है, ऐसा एम्ब्रियो सैक होता है, आपको पता होगा। यहाँ पे 2 एंड होते हैं, सी से चलाजल इंज होता है यहाँ पे, और ये माइक्रोपाइलर एंड होता है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये देखें, ये चलाजल इन पे यहाँ पे 3 सेल्स होते हैं, इसको एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा एक एक्सेल होता है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा सिनर्जिट्स होते हैं, यहाँ पे ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, ओके। और यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन बोल रखा है कि पोरोगेमी रिफर्स टू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू। तो जब पोलन ट्यूब ये माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करेगा तो इसको हम बोलते हैं क्या, पोरोगेमी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछ रखा है, यहाँ पे पूछ रखा है कि इज एन एग्जांपल ऑफ हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो आपको याद रखना है हेलोबियल एंडोस्पर्म का एग्जांपल कौन होगा, एस्फोडेलस, ठीक है, एस्फोडेलस।
अब चलते हैं आगे। सिंगल सील्ड सेप कॉटिलीडन इन मोनोकॉट सीड इज नोन एज, ऐसा ये एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट दिया हुआ है। एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे 11th 12th की एनसीईआरटी में स्पेसिफिक आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो ये स्कूटेलम इसका करेक्ट आंसर जाएगा, जो मोनोकॉट में होता है यूजुअली, याद रखना है आपको। द एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट इंडोस्पर्मिक सीड, तो अगर मैं बात करूँ डाइकॉट की, तो याद रखें डाइकॉट में जो इंडोस्पर्म होता है वो कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सीड, ठीक है। तो इस दौरान ये मोस्टली जो डाइकॉट होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक, ओके। मोस्टली जो डाइकॉट होंगे वो नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, मगर यहाँ पे पूछ रखा है कि ऐसा डाइकॉट बताओ जो इंडोस्पर्मिक सीड को कंसिस्ट करता है, तो उसका आंसर कौन सा जाएगा, कैस्टर। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 1 मार्क के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ये क्वेश्चन कैसे होंगे, सिंगल सेंटेंस आंसर वाले। यहाँ पे लिख रखा है कि वाई एंथर इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हम एंथर की बात करें, ठीक है, तो एंथर में 2 थीका होता है। तो सपोज ये एंथर ऐसा बाइलोब्ड है, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसा सपोज इसको नहीं, यहाँ पे ऐसा एंथर बना रहा हूँ, ये ऐसा एंथर है सपोज करें, ठीक है। तो यहाँ पे 1 थीका ये हो गया, इससे ये बाइलोब्ड हो गए, और यहाँ पे 1 थीका ऐसा होता है। तो चैम्बर कितने हो गए, 1 2 3 4, इसलिए हम इसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एट विच स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन आर शेड फ्रॉम द एंथर इन एंजियोस्पर्म। तो देखिए इसमें पॉलन ग्रेन क्या होता है, यूजुअली जो पॉलन ग्रेन होते हैं अप्रोक्स 60% पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज में ही वो क्या होते हैं, मतलब गिर जाते हैं प्लांट से, या शेड ऑफ हो जाते हैं फ्रॉम द एंथर, ठीक है, इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में ही शेड ऑफ हो जाएंगे। अब 2 सेल्ड स्टेज कौन कौन सी होती है, अब 2 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन में होती है, एक होता है आपका वेजिटेटिव सेल, ओके, और दूसरा कौन सा होता है, जेनरेटिव सेल। ये 2 सेल्ड स्टेज होती है, याद रखिएगा, ओके। मगर कई बार क्या होता है, कुछ प्लांट में ये 3 सेल्ड स्टेज में एंथर से पॉलन ग्रेन शेड ऑफ होता है, ओके। तो 3 सेल्ड स्टेज कौन सी आएगी, होता ही है कि जनरेटिव सेल्स जो होते हैं वापस से एक बार इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, तो 1 से 2 बनते हैं, इनमें डिवीजन हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 3 सेल्ड, ओके। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, ये हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइलम विद रिस्पेक्ट टू ओव्यूल। तो एक्चुअल में हाइलम क्या है, अगर मैं बात करूँ, सपोज ये आपका ऐसा एक स्ट्रक्चर, मैं बहुत अच्छा तो नहीं बनाऊंगा, ऐसा मैं एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दिस वन इज द ओव्यूल, ओके, और यहाँ पे ऐसा ये कौन है, ये है ऐसा क्वार्टिलिडन्स, ठीक है, ऐसा क्वार्टिलिडन्स है, ये ऐसा क्वार्टिलिडन्स मान लो, ओके। यहाँ पे ऐसा एम्ब्रियो सैक है, सपोज ये एम्ब्रियो सैक है ऐसा, ओके, और इसके चारों तरफ ये कौन है, ऐसा न्यूसिलस है, तो ये जो होगा ये स्ट्रक्चर, ये है आपका फ्यूनिकल, ओके, ये फ्यूनिकल है, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो होता है ये क्या कहलाता है, हाइलम। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज हाइलम विद रिस्पेक्ट टू ओव्यूल। तो ये पूरा ओव्यूल हो गया है ना। अब यहाँ पे पूछ रखा है कि हाइलम क्या है, तो हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल। देखो ये फ्यूनिकल हो गया और ये हाइलम हो गया, तो हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल यहाँ से अटैच हो रहा है ना, फ्यूनिकल टू द मेन बॉडी ऑफ द वूल, मेन बॉडी ऑफ वूल, ये पूरा हो गया मेन बॉडी वूल, ये ठीक है। तो उस बेसिस पे बोल रखा वही बता रखा है कि हाइलम क्या है। चलिए, व्हाट इज प्रोट्रेंटरी। प्रोट्रेंटरी इज अ कंडीशन इन विच एंथर मैच्योर फर्स्ट। तो होता ये है कि एंथर सपोज करो एक लड़का है, ओके, लड़के की अगर हम बात कर लें, एंथर एक लड़का है, ओके, और यहाँ पे बोल रखा है बट द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नॉट रिसेप्टिव एट द टाइम। तो सपोज क्या हुआ कि ये एक लड़का है और एक लड़की इधर मैं लेता हूँ, वो मान लो स्टिग्मा है, मान लो ऐसा, मैं मान लो, ठीक है। अगर ये दोनों शादी करना चाहते हैं तो लड़के को भी समय पे और लड़की को भी समय पे, दोनों को जो एक साथ बड़ा होना पड़ेगा। मगर इसमें होता क्या है, ये जो प्रोट्रेंडरी वाली कंडीशन है, इसमें लड़का पहले बड़ा हो जाता है, लड़का पहले 18 साल का हो गया, अभी लड़की कितने साल की, 2 साल की, तो क्या 18 साल का लड़का 2 साल की लड़की से शादी करेगा, नहीं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि प्रोट्रेंडरी इज द कंडीशन इन विच द एंथर मैच्योर फर्स्ट। इसमें लड़का यानी एंथर पहले मैच्योर हो जाएगा और स्टिग्मा यानी लड़की बाद में मैच्योर होती है, उस समय पे मैच्योर नहीं होती, तो यहाँ पे कोई पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली प्रोट्रेंडरी जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, आपको याद रखना है, क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। चलिए, तो ये भी हो गया आपको। अब बात करते हैं नेम एनी वन प्लांट इन विच द डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड, आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो दो लिख रखे हैं, आपको एक भी याद कर लो, लिलियम हो गया और कौन सा होगा, फ्रिटिलारिया हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड एज द डबल फर्टिलाइजेशन। आपको पता होगा डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, क्यों होता है, इसका मैं थोड़ा सा डेमो देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर पाऊँ तो। यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहता हूँ, अगर ये मैं यहाँ से हटा पाऊँ तो। ये डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, एक्चुअल में डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, आप इसको समझे थोड़ा। देखो, ये
इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं? सपोज ये क्या है, आपका एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स होते हैं, ऐसा एंटीपोडल सेल्स है ना, और ये पोलर न्यूक्लिया हो गया, ओके, और यहाँ पे आपका एक्स सेल हो गया, और यहाँ पे आपका सिनर्जिड्स हो गया। अब होता ये है कि पोलन ट्यूब ऐसा आ रहा है, पोलन ट्यूब में आप जानते होंगे 2 मेल गैमीट होता है, एक मेल गैमीट ये रहा, एक मेल गैमीट ये रहा। तो इसमें से एक मेल गैमीट जो होता है वो एक्स सेल के साथ फ्यूज होता है, एक्स सेल के साथ फ्यूज हुआ, तो एक्स सेल के साथ ये फ्यूज जब होगा तो ये क्या बनाएगा, जाइगोट, और ये जाइगोट जो है इन फ्यूचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। आपको याद रखना है एम्ब्रियो में। तो पहला फर्टिलाइजेशन तो यहाँ हो गया। अब दूसरा मेल गैमेट जो होता है ये पोलर न्यूक्लिया से जाके फ्यूज हो जाता है ना। तो अगर मैं बात करूँ पोलर न्यूक्लिया की, तो देखिए यहाँ पे ये एन हो गया, ये एन हो गया, और दूसरा ये मेल गैमेट एक और गया एन, तो ये टोटल मिलके कितने हो गए, 3n, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ओके, जो इन फ्यूचर क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। तो बताओ यहाँ पे कितनी जगह फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 जगह, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे चीजें वहीं पे लिख रखी होंगी, ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्मिक फैमिली। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है, न्यूक्लियर टाइप, ओके। चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ सस्पेंसर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो सस्पेंसर क्या करता है, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस दौरान सस्पेंसर क्या करता है, सस्पेंसर हेल्प इन पुशिंग द एम्ब्रियो इन द एंडोस्पर्म। तो जो एंडोस्पर्म होगा उसमें एम्ब्रियो को ये पुश करेगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाइए, व्हाट इज एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। तो अगर मैं बात करूँ, 2 टाइप के पॉलीएम्ब्रियोनी होते हैं, एक होता है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, एक होता है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये क्या होता है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, सपोज ये एम्ब्रियो सैक है, ओके, ये एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक ये है, तो ये आपका पोलर न्यूक्लिया हो गया, यहाँ पे एक्सेल्स हो गया, सिनर्जिड्स हो गया। तो इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये ऐसा न्यूक्लियस है, ओके, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे इसके बाहर अगर सपोज करो ये सारा न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे ऐसा कॉटिलिडन्स कुछ देर पहले ऐसा बनाया था, ऐसा पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है ना ओव्यूल्स का, ठीक है। तो ये कॉटिलिडन्स हो गए। अब यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस होते हैं, कई बार ये न्यूक्लियस जो होते हैं ये किस में डेवलप हो जाते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियो में, ठीक है। और एक एम्ब्रियो आपका यहाँ से बन गया, यहाँ से मैंने आपको बताया था एक एम्ब्रियो यहाँ से, सॉरी ये यहाँ से नहीं, यहाँ से जब एक्सेल से फ्यूज होंगे तो एक एम्ब्रियो यहाँ से बना, यानी जाइगोट से बना एम्ब्रियो, और अब न्यूक्लियस से भी बहुत सारे एम्ब्रियो बनते जा रहे हैं। तो बहुत सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं, दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। और अगर न्यूक्लियस से बन रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। मगर कई बार क्या होता है कि जब जाइगोट होता है ना, जाइगोट, अब ये जाइगोट में क्लीवेज होता है, ठीक है, क्लीवेज होता है, ये बहुत बार ऐसा टूट जाता है, और टूट के क्लीवेज होगा तो बहुत अलग अलग जाइगोट में डिवाइड हो जाएगा और उससे एम्ब्रियो बन जाएगा। तो पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन उसमें भी हो, मगर वो किसकी वजह से हुआ, क्लीवेज, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, ओके। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, नेम द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द अनफर्टिलाइज्ड ओवरी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट ऑफ ओवरी इनटू द फ्रूट, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको याद रखना है कि ओवरी से ओवरी का एनलार्जमेंट होता है किसमें, फ्रूट में, वो कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है, यानी फ्रूट फॉर्मेशन को कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है, तो याद रखना ऑक्सिन। ऑक्सिन का फुल नेम होता है IAA, IAA का मतलब होता है इंडोल एसिटिक एसिड। चलिए अब चलते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन पे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे लिख रखा है, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ TS ऑफ एंथर। तो आप इसको अच्छे से देख लें, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो एंथर होता है, जब एंथर हम उसका TS लेयर है, तो यहाँ पे जो लेयर्स हैं वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले आता है एपिडर्मिस, ओके, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद आता है मिडल लेयर, मिडल लेयर, और मिडल लेयर के बाद आता है आपका एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद आता है एंडोथीसियम, आई एम सो सॉरी, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद आता है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद आएगा मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के बाद आता है कौन सा आपका, टैपिटम, ओके, टैपिटम। तो ये हो गया एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, ये हो गया। इसका फॉर्मूला आप कैसे याद रखोगे, आउटर टू इनर का ये फॉर्मूला है E²MT, ओके, E²MT, यानी एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, और फिर इनर मोस्ट कौन होगा, टैपिटम होगा। ये आपको याद रखना है, ओके। तो ये कुछ बातें थी, आपको याद रख सकते हैं इसको अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो अगर मैं बात करूँ पोलन ग्रेन की, तो पोलन ग्रेन सपोज ये आपने ऐसा बनाया पोलन ग्रेन, ठीक है, ये पोलन ग्रेन हो गया, ठीक है। अब ये अंदर वाला जो इंटाइन हो गया, ये बाहर वाला सपोज करो ये कौन हो गया, ऐसा करके ये आपका एक्साइन हो गया ऐसा, ठीक है, ये कौन हो गया, ये ऐसा एक्साइन हो गया, ओके, ये एक्साइन हो गया। और यहाँ पे बनता है क्या, एक यहाँ पे जहाँ पे एक्साइन नहीं है उसको हम बोलते हैं जर्मपोर, जर्मपोर, और वहाँ से पोलन ट्यूब जो होता है जर्मिनेट होता है, यहाँ से पोलन ट्यूब क्या होगा, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगा, ओके, पोलन ट्यूब जर्मिनेट,
ये वहाँ से पॉलन ट्यूब एराइज होगा, ऐसा आप लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख रखा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप बना लेना। ये इंटाइन हो जाएगा, ये एक्साइन हो जाएगा। इंटाइन जो होता है पेक्टोसेलुलोज का होता है। ओके, एक्साइन जो होगा स्पोरोपोलिन का होगा, जहाँ पे कुछ नहीं है यानी स्पोरोपोलिन नहीं है वहाँ पे जर्म पोर होगा। ओके, वहाँ से वो एराइज होगा। और जो माइक्रोस्पोर बनने का प्रोसेस है बेसिकली उसको हम बोलते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि यहाँ पे लिख रखा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात की, मैंने आपको बताई दिया सब कुछ। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर उसमें बताया आपको, एक्साइन इंटाइन बताया, और पहले आपको बताया था कि एक्साइन इंटाइन मिला के हम स्पोरोडर्म बोलते हैं। फिर आपका आगे कौन सा एक्साइन मैंने आपको बताया स्पोरोपोलिन से बना होता है। ओके, और फिर इंटाइन बता दिया आपको। अब चलते हैं यहाँ पे आ जाए, लिख रखा है द ड्रा अ वेल लेबल्ड डायग्राम, यानी क्वेश्चन नंबर 3 लिख रखा है ड्रा अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल गैमेटोफाइट यानी कि कौन होगा, पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे जो लिख रखा है, पॉलन ग्रेन यहाँ पे जो दिखा रखा है वो कौन सा, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन है। यहाँ पे आप देखें तो ये जो है 2 मेल गैमेट यहाँ पे दिख सकते हैं आपको, और ये कौन होगा आपका, एक ट्यूब न्यूक्लियस। ओके, तो ऐसा कुछ आप बना लेंगे। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। एक चीज याद रखना, फीमेल गैमेटोफाइट। अब इससे कुछ स्ट्रक्चर आपको मैं यहाँ पे अगर मैं क्लियर करूँ तो फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, अब फीमेल गैमेटोफाइट कई, इसको हम बोलते हैं एक और नाम जिसका नाम है एम्ब्रियोसैक, यानी एम्ब्रियोसैक की फीमेल गैमेटोफाइट है। अब कई बार सपोज इसकी पोलैरिटी पूछी गई तो पूछते हैं कि बताओ फीमेल गैमेटोफाइट की पोलैरिटी क्या है। तुम गैमेटोफाइट याद रखते हो तो गैमेटोफाइट की पोलैरिटी एन होती है, मगर कई बार इसी फीमेल गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक। तो एम्ब्रियोसैक होता है, ऐसा पूछ देंगे एम्ब्रियोसैक की पोलैरिटी बताओ। अब तुम सोचोगे कि एम्ब्रियो है, यानी एम्ब्रियो जनरली कैसा होता है, 2n होता है। मगर एक बात बताओ भाई, फीमेल गैमेटोफाइट का ही दूसरा नाम एम्ब्रियोसैक है। ओके, तो बेसिकली एक गैमेटोफाइट है, और गैमेटोफाइट कैसा होता है, एन होता है। ओके, पहली बात ये मैंने आपको थोड़ा टॉपिक से हट के बताया, मगर ये इंपॉर्टेंट है। अब हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो फीमेल गैमेटोफाइट में मैंने आपको पहले ही सब कुछ बताया था। ये देखो, ये एम्ब्रियोसैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें 2 एंड होते हैं, एक होता है आपका कौन सा, एक होगा आपका चलाजल एंड। यहाँ पे ये वाला एंड मान लो सपोज ये चलाजल एंड है। चलाजल एंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स होते हैं कुछ ऐसा। ओके, ये चलाजल एंड हो गया। ओके, और यहाँ पे ये नीचे वाला माइक्रोपाइलर एंड होता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूँ जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए तो यहाँ पे ऐसा एक्सेल होगा, और यहाँ पे ये कौन होगा, ऐसा सिनर्जिड्स होंगे, और यहाँ पे ऐसा फिलिफोम एपैरेटस होगा जो गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को। ओके, और यहाँ पे कौन हो गया, ये आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया, ये पोलर न्यूक्लियर भी इसको हम बोलते हैं। ओके, वही सारी चीजें यहाँ पे लिख रखी, ठीक है। और ये कैसे होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। ये आपको याद रखना है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। ओके, अब यहाँ पे हम समझें तो ये देखो यहाँ पे क्या क्या लिख रखा है, चलिए बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिख रखा है ईच एम्ब्रियो कंटेन द एग एपरेटस, ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियर। ये पूरा एग एपरेटस हो गया। ओके, 2 पोलर न्यूक्लियर हो गए और 3 एंटीपोडल सेल हो गए। एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ लार्ज सेंट्रल हैप्लॉइड एग सेल, ये देखो हैप्लॉइड एग सेल हो गया, एंड 2 सपोर्टिंग सेल्स कॉल्ड एज synergid cell। synergid shows hair like projection, okay, जिसको हम फिलिफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, पहले आपको बताया। ओके, विच गाइड द पॉलन ट्यूब टुवर्ड द एग। फिर एंटीपोडल सेल आर द ग्रुप ऑफ 3 सेल्स प्रेजेंट एट द चलाजल एंड, देख सकते हैं आप चलाजल एंड पे। द 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द लार्ज सेंट्रल सेल्स फ्यूज टू फॉर्म द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये फ्यूज होकर डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लिया, और जब इससे फ्यूज होगा कौन, मेल गैमीट, तो ये PEN बनाते हैं, याद करो आपको मैंने बताया था PEN। ओके, चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें 2 नंबर के ही क्वेश्चन हैं अभी भी, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है मेंशन वेरियस एडेप्टेशन फॉर द विंड पॉलिनेशन। अब विंड पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। ओके, और उस फ्लावर को हम बोलेंगे एनीमोफिलस फ्लावर। तो उसके लिए एडेप्टेशन क्या क्या हो सकता है, पहला जो फ्लावर होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो, किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इनकॉन्स्पिकस कलरलेस होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई नेक्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो विदाउट नेक्टर और फ्रेगनेंस। उसमें जो पॉलन ग्रेन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। हल्के क्यों, क्योंकि हवा में वो आसानी से, मतलब हवा के फ्लो में वो आसानी से उसके साथ जा सके आगे। ओके, तो लाइट इन वेट होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। लार्ज नंबर में क्यों, कई बार क्या होता है अगर कम नंबर में है, अब हवा के साथ जा रहे, कई बार हवा थोड़ी कम हुई, नीचे गिर गए, प्लांट तक पहुंच ही नहीं पाए, तो इसलिए लार्ज नंबर में होनी चाहिए। ओके, ताकि पॉलिनेशन के चांसेस रहें। स्टिग्मा इज फीदरी, तो फीदरी स्टिग्मा होना चाहिए ताकि उस पॉलिनेशन को, जो विंड करेंट हो,
तो सॉरी उस पॉलन ग्रेन को विंड करंट के साथ उसको ट्रैप कर सके। स्टेमन जो होना चाहिए वो एक्सपोज्ड स्टेमन होना चाहिए, वर्सेटाइल स्टेमन होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं। ओके, अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर द डिफरेंट एडेप्टेशन शोन बाय द बर्ड पॉलिनेशन। तो बर्ड पॉलिनेशन जिसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ओके, यहाँ पे लिख रखा है देखो, ऑर्निथोफिलस प्लांट शोज द फॉलोइंग एडेप्टेशन। फ्लावर आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, सही बात है, ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए, ठीक है। सीक्रेट प्रोफ्यूज एंड डाइल्यूट नेक्टर, उसमें नेक्टर होना चाहिए ताकि वो बर्ड को रिवार्ड कर सके। ओके, पॉलन ग्रेन और स्टिकी एंड स्पाइनी, ये भी ठीक है। मगर बर्ड्स जो होते हैं वो यूजुअली बहुत ज़्यादा उनमें बोल सकते हैं जो पावर होती है स्मेलिंग की वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो कोई ज़रूरी नहीं कि फ्लावर में आपका क्या होना चाहिए, फ्रेगनेंस। ओके, तो ये कुछ बातें थी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक क्वेश्चन बैंक है ना, 100% पेपर तो है नहीं, तो ये देखो पॉलिनेशन और उसके जो एजेंट है वो आप जरूर पढ़ के जाए। ओके, मतलब सपोज देखो जैसे वाटर से हो रहा है, ठीक है, तो हाइड्रोफिली उसको बोलते हैं, विंड से हो रहा है तो एनीमोफिली बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखें अगर हम बात करें बर्ड से हो रहा है तो ऑर्निथोफिली बोलते हैं, तो ऐसे सब याद रखने का होगा आपको। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक्सप्लेन द हेटेरोस्टाइली एंड हार्कोगेमी। तो देखो इसमें समझाने वाली बात क्या है, इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी फीमेल यूनिट, और एंथर यानी कि मेल यूनिट, ये दोनों जो होते हैं डिफरेंट लेवल पे होते हैं, अलग अलग लेवल पे होते हैं। सपोज ये स्टिग्मा यहाँ पे है, मान लो ऐसा, मैं बना नहीं रहा, ऐसा मत सोचो स्टिग्मा ऐसा होता है, ठीक है। स्टिग्मा बेसिकली ये आपको अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है ऐसा, ओके, और ये ऐसा ओवरी होता है। मैं बहुत अच्छा अभी फिलहाल मैं नहीं बना पा रहा हूँ, ओके, तो ये ऐसा ओवरी होता है, ठीक है। तो मान लो मैंने, चलो इसको अब ले लेते हैं, ये स्टिग्मा मान लो, ओके, तो ये स्टिग्मा अलग जगह पे होगा, एंथर अलग जगह पे होगा, तो वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मोस्ट चांसेस किसके होंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो वही लिख रखा है हेटेरोस्टाइली। अच्छा, इसके एग्जांपल्स के साथ लिखा है प्लांट लाइक प्रीमूला, ओके, प्रोड्यूस 2 और 3 टाइप ऑफ फ्लावर इन विच द स्टिग्मा एंड एंथर आर प्लेस्ड एट द डिफरेंट लेवल, ठीक है, इसी को बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। दे prevent the pollen from the reaching to the stigma and pollinating it. Heteromorphic flower pollen grain are produced from the enter pollinate stigma produced at the same level. आगे चलो हार्कोगेमी। हार्कोगेमी भी ठीक ऐसा ही होगा, मगर इसमें ना मैकेनिकल बोल सकते हैं, मैकेनिकल डिवाइस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को। ओके, बस और कुछ नहीं। तो ये दोनों हम देखें तो दोनों प्रिवेंट करेंगे किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को। आगे क्वेश्चन पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रखा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एंजियोस्पर्म में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डबल फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एंजियोस्पर्म में होगा। ओके, इट इनकरेज दैट द प्लांट हैव इन्वेस्टेड अ सीड विद अ फूड स्टोर। तो इसमें क्या होता है भाई, सीड भी तो बन रहा है। ओके, तो सीड क्या एक तरीके का स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है, ओनली इफ द एग इज फर्टिलाइज। हाँ, एग फर्टिलाइज होगा तो सीड बनेगा, तो ये भी एक फायदा है। ओके, इसमें डिप्लॉयड जाइगोट बनते हैं जो इन फ्यूचर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नए प्लांट यानी एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुए तो नया प्लांट बन गया। इसमें पीईएन बनता है। पीईएन की पोलैरिटी कितनी होगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की 3n। ओके, और ये इन फ्यूचर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है जो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह काम करता है। ओके, साथ ही साथ में इट रिस्टोर द डिप्लॉयड कंडीशन बाय द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉयड मेल गैमीट विद द हैप्लॉयड फीमेल गैमीट, है ना। तो इसमें क्या होगा, एक तरीके से देखें तो हैप्लॉयड डिप्लॉयड मिल के क्या बन जाते हैं, डिप्लॉयड। ओके, जो मेन प्लांट बॉडी है, तो ये बोल रखा है कि वो एक तरीके से रिस्टोर हो जाता है, मेन प्लांट बॉडी आता है। अच्छा, इट ऑल्सो हेल्प इन द अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन, तो ये भी सही बात है। अब चलते हैं, यहाँ पे पूछ रखा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। फ्रूट प्रोवाइड नरिशमेंट, जानते हो, टू द डेवलपिंग सीड, ये हो गया। फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड इन द इमेच्योर कंडीशन, ये भी ठीक है। आप देख सकते हैं फ्रूट जो होगा वो सीड को प्रोटेक्ट करेगा, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। सीड सर्व एज द इम्पोर्टिंग प्रोपोगेटिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट, तो सही बात है ना भाई। अगर देखें तो प्रोपोगेटिंग, आप सीड ले रहे हो, फिर उसको आप सीड की सोइंग करोगे, ठीक है, सीड से आप नया प्लांट बना सकते हो। ओके, सीड एंड फ्रूट डेवलप स्पेशल डिवाइस फॉर दियर डिस्पर्सल एंड दस हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ द स्पीसीज, तो इसके डिस्पर्सल से नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। पॉली एम्ब्रियोनी, मैंने आपको ऑलरेडी पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में बताया। दो टाइप, देखो पॉली एम्ब्रियोनी नाम सबसे जाए, पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली मीन्स बहुत सारे, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो बनेंगे। ये दो टाइप का है, एक एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी और दूसरा कौन सा होगा, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। ओके, तो एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूसिलस या इंटेगुमेंट, ठीक है, बहुत सारे एम्ब्रियो बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन, मगर कौन सी, एडवेंटिव पॉली। ओके, और अगर देखो यहाँ पे लिख रखा है जाइगोट प्रो एम्ब्रियो समटाइम्स डिवाइड, यानी क्लीवेज हुआ, उसमें बताया था ना, क्लीवेज
into many part or unit. Each unit then develop into an embryo. तो उसको हम बोलते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियो. ओके, तो ये हो गया आपका 2 नंबर का क्वेश्चन. उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे. ठीक है, तो इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं. सेकंड पार्ट भी इसका मतलब तुरंत ही आ जाएगा. ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हम 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे. तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा. कोई भी डाउट हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यही बोलूँगा आपसे. ओके, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक. चलिए आज के लिए अभी इतना ही. ओके, थैंक यू.